आपसे जब भी बात होती है तो आपके उत्तर से नए प्रश्न का जन्म होता है। हर युग में व्यक्ति ये शिकायत करता है कि हमारे समय का समय बहुत अच्छा था और आज पता नहीं क्या हो गया। अगर थोड़ी देर के लिए एसी कहीं बंद हो जाएगा तो आप एकदम से अव्यवस्थित हो जाएंगे। आज थर्ड एसी में भी कोई ट्रैवल नहीं करना चाहेगा। आपने कोई चीज़ अगर देखी है, किसी चीज़ का सामना किया है, किसी परिस्थिति से आप जूझे हैं, तो आपको पता होगा कि इससे कैसे जूझना है। स्थापित मान्यताओं पे ही एक और कौतूहल है मेरे मन में। हमने अपने घर की स्थापित मान्यताओं को बड़ी चुनौतियां देनी शुरू की, खासतौर पे इस जनरेशन में। मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। भोजन का समय अगर हमें शुरू से सिखाया गया कि शाम को जितना जल्दी भोजन कर लें उतना अच्छा है, बट आज रात के 3 बजे और 4 बजे भोजन मंगाना एक फैशन है कि आप 3 बजे भोजन कर रहे हैं और मित्रों के साथ बैठे हैं और पार्टियां चल रही हैं। वो स्थापित मान्यताओं को चुनौतियां ही हैं। भोजन का समय, भोजन का प्रकार, भोजन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब अपने शरीर के अंगों को आराम देने का समय है, इसको भी हमने बहुत चुनौती देनी शुरू कर दी है सर। चुनौती देना मैंने कहा कि आवश्यक है और कहीं कहीं गलत भी, दोनों ही चीज़ें हैं। आवश्यक वहाँ है जहाँ आप कुछ रचनात्मक, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, और अनुचित या गलत वहाँ जहाँ आपको वो करके आपको खुद नुकसान हो रहा है। अगर बचपन से ये बताया गया है कि अनुशासन में रहने के फ़ायदे हैं, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे भोजन करना है, ये व्यायाम या खेल का समय होगा, ये पढ़ाई का समय होगा, फिर इतने बजे सो जाना है, तो उसके पीछे तो एक निश्चित रूप से एक अच्छा कारण था कि आप उस नियम का पालन करेंगे तो आपका ही स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा और आपको किसी भी तरह की व्याधि या अनावश्यक रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर सिर्फ उसको चुनौती देने के लिए आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपको 2:30 या 3 बजे भोजन करना है, तो उसका अर्थ तो मुझे समझ में नहीं आता। अगर किसी विवशता या बाध्यता के कारण ऐसा करना पड़ रहा है तो दूसरी बात है कि आपके ऑफिस आवर्स इस तरह के हैं कि आप लेट ही आ रहे हैं, आपके जीवन में इस तरह का संघर्ष है कि आप उस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी, तो बात दूसरी है। लेकिन मुझे लगता है कि हर जो अनुशासन पहले सिखाया जाता था या जिस तरह का नियम का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी, उसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक और सामाजिक आधार होता था, उसके पीछे एक तर्क होता था, उसके पीछे एक निश्चित प्रयोजन होता था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। अगर भोजन, आज बहुत सारे वैज्ञानिक बोल रहे हैं, बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि आपको सोने से जितना पहले आप लास्ट मील ले सकें वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, वो आपके वेट मैनेजमेंट के लिए अच्छी है। सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए पहले जब अर्ली डिनर की बात की जाती थी, लोग 5-6 बजे 7 बजे तक भोजन कर लेते थे, वो इस वजह से था क्योंकि आप जितना पहले करेंगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। फिर मैंने पहले भी बात की कि कौन से मौसम में क्या खाना है या दिन में कौन सी चीज़ सुबह खाने से अच्छी है और कौन सी चीज़ शाम को खाने से अच्छी है, या आपके शरीर और आपकी चेतना पर बेहतर प्रभाव डालेगी। ये सारी चीज़ें बड़ी ही साइंटिफिकली बनाई गई थी। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि इसे बताने वाले शायद हमारे पास समाज में कम है, या इसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन था वो ठीक से नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इन विषयों के जानकार हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को इन बातों को लेकर एजुकेट करें। जितना हमें आता है हम बताएं, जिसको बहुत ज़्यादा आता है वो और अच्छे से बताएं। तो इसको बताने वाले लोगों को आगे आने की आवश्यकता है, और इस पीढ़ी के लोगों को उनको सुनने की भी आवश्यकता है। हर वो चीज़ जो पुरानी पीढ़ी का व्यक्ति बता रहा है वो ख़राब है, गलत है, आउटडेटेड है, इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अपनी समय में उसने भी अच्छे से जीवन ही जिया है। ऐसा नहीं कि सारी क्रांति और सारे अच्छे काम आज ही हो रहे हैं।
बहुत सारे अच्छे काम, बहुत सारे अच्छे आविष्कार, बहुत सारी अच्छी रचनाएं आज से 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले भी हो चुके हैं। उन्होंने भी अच्छे ही काम किए। आप आर्किटेक्चर में देख लीजिए, आर्ट में देख लीजिए, पोइट्री में देख लीजिए, लिटरेचर में देख लीजिए, साइंस में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सब ने अपने अपने युग में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए कि जो पहले के लोग कर गए या पहले के जो पहले के लोग सोच रखते थे वो गलत है, ये या वो पुराना है, और हर वो चीज़ जो पुरानी है वो बेकार है, ये ठीक नहीं है। और हर वो चीज़ जो नई है वो अच्छी है, ये भी ठीक नहीं है। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि नए में क्या अच्छा है, और इस पीढ़ी को ये सोचने की आवश्यकता है कि पुराने में क्या अच्छा है। और अगर हम दोनों के बीच में सेतु का काम कर सकें तो बहुत अच्छा। मुझे तो ये लगता है कि कभी कभी सेतु बनने में कितनी सार्थकता है। और ये इस शब्द का इस्तेमाल करते करते मुझे अज्ञे के उपन्यास नदी के द्वीप का स्मरण भी हो रहा है कि उसमें भी यही वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि किनारे तो अपनी अपनी जगह रहेंगे, लेकिन जो सेतु है उसका काम तो मिलाना है। तो हम अगर सेतु बन सकें और सेतु बनने के लिए लोगों को प्रेरित कर सकें तो बहुत अच्छा है। ब्रिज बहुत ही पर्पसफुल होगा, बहुत ही प्रोडक्टिव होगा, और एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ने का काम करेगा। एक सेट ऑफ जो बिलीफ सिस्टम है उसको एक नई सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम से मिलाने का काम करेगा, और एक बेहतर समाज को बनाने में अपना सार्थक योगदान देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, सेल्फ और स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों ही चीज़ें, इस पर बड़ा लोग इस पे चर्चा भी करते हैं कि पहले किसको पाना होगा, खुद को या अध्यात्म को, या आप अध्यात्म की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे तो आप स्वयं को पालेंगे। पहले किसको पाना आवश्यक है, या पहले किसको पाने से दूसरा वाला आपको सहजता से मिल जाएगा? कुछ न था तो खुदा था, और कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। गालिब का ये शेर है। और ऐसी ही पंक्ति जो है कबीर दास ने भी लिखी कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। और यहाँ मैं का तात्पर्य अहंकार से है, या अपने आप को इतना बड़ा समझना कि मैं ही संसार हूँ। मुझे लगता है कि जो भारतीय दर्शन में जीवात्मा और परमात्मा का संबंध है, या ये बताया गया है कि आप ही ब्रह्म हैं, या आपके अंदर ब्रह्म बनने की सामर्थ्य है, अहम ब्रह्मास्मि का जो सूत्र दिया गया है, और ये भी बताया गया है कि आपकी यात्रा है और उस यात्रा में आप वहाँ तक पहुँचने की सामर्थ्य रखते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि आप जब सामर्थ्य रखते हैं वहाँ तक पहुँचने की, तो आपको इतना अशक्त या असमर्थ अपने आप को महसूस करने की आवश्यकता क्यों पल पल भगवान कराता है? आपको ये बताता है कि एक तरफ तो आपको ये बोल दिया गया कि आपकी ही अंदर ब्रह्म है या ब्रह्म बनने की सामर्थ्य है, और दूसरी तरफ आपको इतने जीवन के तमाम संघर्षों से उलझने के लिए कहा गया। तो मेरा उत्तर ये था कि जैसे आप जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं, आप उसकी तरह हैं। आप वर्णमाला के अक्षर हैं, उस अक्षर की आशा है, उसकी आकांक्षा है कि वो शब्द बने, उस शब्द की आकांक्षा है कि वो वाक्य बने, और उस वाक्य की आकांक्षा है कि वो महाकाव्य बने। लेकिन अक्षर अपने आप को अक्षर रूप में ही अगर महाकाव्य समझने लगेगा तो ये अक्षर का भ्रम है, और ये अक्षर की अज्ञानता भी। अक्षर शब्द बने, अक्षर वाक्य बने, अक्षर महाकाव्य बने, उसके बाद अक्षर अपने आप को महाकाव्य समझे। बूंद और समुद्र की तरह, जैसे बूंद है वो भी अपने आप में एक समुद्र समेटे हुए, लेकिन समुद्र में दूसरी बूंदों से कटे हुए अगर उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा तो वो एक क्षण में विलीन हो जाएगी।
तो इसकी सार्थकता इसी में है कि वो दूसरी बूंदों के साथ पूरे समुद्र को बनाए। तो पहले मैं है या पहले ब्रह्म, इसका उत्तर दे पाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरे अंदर वो सारी सामर्थ्य है जो मुझे भी ईश्वर तक ले जा सकती है या ईश्वर जैसा बना सकती है। लेकिन अपने आप को इसी स्वरूप में मैं ईश्वर समझने का भ्रम नहीं पाल सकता। कुछ ईश्वरीय चेतना, कुछ ईश्वरीय तत्व, कुछ ऐसी अच्छी बातें हैं जो मुझे मनुष्य रूप में भी एक बेहतर मनुष्य के रूप में रखेंगी। अध्यात्म है क्या? हमें स्पिरिचुअलिटी को भी तो समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। मेरे सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव में मैंने तो यही सोचा है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब यह है कि आप अनावश्यक भ्रम संशयों से नहीं घिरे हुए हैं, आपका मन हृदय साफ है, उसमें किसी भी तरह के अनावश्यक विचार और भावनाएं नहीं हैं, और आप शांति के साथ अपने आप को इस ब्रह्मांड के दूसरे अवयवों से जुड़े हुआ देख पा रहे हैं। मेरे लिए शायद स्पिरिचुअलिटी की इतनी एक सीमित सी परिभाषा है और मेरी सीमित सी समझ है। मुझे आपके साथ बैठना अच्छा लग रहा है, आपकी बातें मैं ठीक से सुन पा रहा हूँ, मेरी भी बातें आपको ठीक से समझ में आ रही हैं, और उस विचार या भाव के विनिमय में किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं। तो ये एक आध्यात्मिक चर्चा है। अध्यात्म सिर्फ यही नहीं है कि हम गूढ़ विषयों के बारे में ही बातें करेंगे, हम हमेशा आत्मा और परमात्मा की ही बातें करेंगे, शायद स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल रिचुअल भी नहीं है। हम अक्सर स्पिरिचुअल को रिचुअल के रूप में ही लेकर उसमें उलझे रहते हैं। हमें स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा और गहराई में समझने की आवश्यकता है। अगर हम इंटरकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा अनुभव है। अगर हम अपने अंदर करुणा का अनुभव कर रहे हैं, अगर हमें एम्पैथी है, तो वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर हम किसी भी एलिमेंट ऑफ नेचर के साथ इंटरकनेक्टेड महसूस कर रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं की यात्रा मैं से शुरू हो, मैं पे ख़त्म ना। अगर मैं की यात्रा मैं से शुरू होकर मैं पर ही ख़त्म होती है तो वो कभी आध्यात्मिक अनुभव नहीं बन सकती। लेकिन स्व का विस्तार होते होते वो अनंत तक जाए तो वो आध्यात्मिक अनुभव है। या अपने अंदर अनंत का स्वागत इस तरह से करे कि वो अनंत को अपने में बना के और अनंत में डूब जाए तो वो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर कहूँगा कि अपने आप को, अब आपके अंदर ईश्वर है और उस यात्रा को आप धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छे ऐसे छोटे छोटे काम करके आगे बना सकते हैं, अपनी करुणा से, प्रेम से, अच्छे विचारों से, एक दूसरे के साथ अच्छा संपर्क रखकर, अपने मन मस्तिष्क को साफ और पवित्र रखकर अच्छा बना सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि आप खुद ही मैं और ईश्वर के बीच का सेतु हैं, और अगर उस सेतु की सार्थकता आप समझ सकते हैं तो आपकी यात्रा मैं से आरंभ होकर ईश्वर तक अवश्य जाएगी। आपकी बातों में मुझे बहुत सारे प्रश्न जो ऐसा लगता है कि मैं इस बातचीत को क्या रोक सकता हूँ, क्या शेष रह गया। शुरू से मैंने कहा सर, शेष क्या रह जाता है मुझे खुद भी पता नहीं चलता, और हम आपसे जब बात करते हुए आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि और क्या रह गया, और फिर उसके बाद ये भी साथ में लगता है कि अच्छा बचा क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत कुछ बचा है, और मेरा ज्ञान और मेरा अनुभव बहुत सीमित है। लेकिन जिन चीज़ों पर मैंने कुछ चिंतन किया है मैं वो साझा करता हूँ आपके साथ, और अच्छा लगता है ऐसा करके। मेरे लिए तो यही आध्यात्मिक अनुभव है। बहुत सारी पुरानी ऐसी चीज़ें, मैं अब थोड़ा सा इस विषय से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ सर, और ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा विषयांतर में भी जा रहे हैं। हमारी नानी ने, हमारी दादी ने, हमारी माँ ने, बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ बिहार में सर, माँ जब पूरी तलती हैं तो सिर पे आंचल होता है, और उसके पीछे एक
कहानी है, उसके पीछे कहानी ये है कि अग्निदेव जो है उनके सामने हम बड़े सम्मान में भोजन बनाते हैं, और भोजन अपने आप में देवता का एक स्वरूप है। भोजन जब बनता है और माँ जिन हाथों से जिस प्यार से बनाती है, आप खाते हुए उसको ग्रहण करते हुए माँ के प्यार को अनुभूति करते हुए उस ग्रास नली से उतरते हुए आपके शरीर में जाती है। बट उसके पीछे एक दूसरा कारण ये भी है कि लोग कहते हैं कि सिर पे आंचल रख के भोजन रखने का एक वैज्ञानिक कारण ये है कि बाल जो हैं वो खाने में ना जाएं, और इसीलिए वो जब परंपरा आगे बढ़ी तो जो शेफ़ हैं उन्होंने जो कैप लगाया उसके पीछे भी कारण यही है। वो एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया कि शेफ़ ऐसे ही रहता है, बट उसके पीछे सर आपको भी पता होगा कारण यही होता है कि बाल टूट के सिर के और खाने में ना गिर जाएं, ये अच्छा नहीं माना जाता। बट उन चीज़ों को हमने स्टाइल स्टेटमेंट के तौर पे तो स्वीकार किया, ट्रेंडिंग चीज़ों के तौर पे तो स्वीकार किया, लेकिन माँ के आंचल रखने को हमने उस वक्त का ये बताया कि अरे वो पुरानी पद्धति थी। इस पर मैं चाहता हूँ आप ज़रूर अपने विचार बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसको लेके। क्या पुरानी मान्यताओं को हमें वैसे ही सोचना चाहिए जैसे आज की पीढ़ी सोचती है, कि नहीं वो तो वैसे था, ये ऐसा है क्योंकि ये ट्रेंड में है, ये ट्रेंडिंग है? नहीं, बहुत ही अच्छी बातें की आपने, और मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो भी पुराना था, मैंने पहले भी कहा, वो पुरानी चीज़ वो गलत है या वो दकियानूसी है, ऐसा नहीं है। और उनके पीछे वैज्ञानिक आधार अवश्य थे, और इस बात का आपने जिक्र किया, ये बड़ी तर्कपूर्ण बात है कि आंचल क्यों सर पे रखा जाता था और ये आज के शेफ़ टोपी क्यों लगाते हैं। तो ऐसी ही तमाम बातें हैं जो हमें एक अलग अर्थ में और अलग परिप्रेक्ष्य में समझनी होंगी। उनको ऐसे ही डिबंक या डिसमिस कर देना उचित नहीं, उसके पीछे के कारण समझें और वो क्यों ऐसा है इसे समझने का प्रयास भी करें। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे त्योहार, हमारी परंपराएं, हमारी अवधारणाएं, हमारी जीवन शैली, ये सभी किसी न किसी रूप में जिन तंतुओं से या जिन सूत्रों से जुड़ी हुई है, उनके आधार पूर्णतः नहीं तो बहुत हद तक वैज्ञानिक रहे। उनको समझाने के तरीके अलग अलग रहे। जिसको वो तर्क, वो विज्ञान समझ में आया, उसको उस भाषा में समझाया गया। जिसको वो समझ में नहीं आ सकता था, जब मासेस को वही चीज़ें कन्वे करनी होती थी, तो उसको एक दूसरा रूप दे दिया जाता था, उसे रिलीजियस या किसी रिचुअल से जोड़कर, नहीं तो सुपर नेचुरल से जोड़कर, या तो श्रद्धा पैदा करके, नहीं तो भय पैदा करके उसे समझाया जाता था। उसका उद्देश्य यही होता था कि पूरा समाज उस बात को माने, उस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए ऐसा किया जाता था। अब कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए आज भी बहुत कुछ ऐसा किया जाता है। किसी भी अच्छी चीज़ को आप पूरे समाज को एक ही भाषा में या एक ही ईडियम में नहीं समझा सकते। उसको अलग अलग कम्युनिकेशन जो है वो नुआंस्ड होगा ही। एक वर्ग विशेष को समझाना है तो उसको एक तरीके से समझाना है, जो दूसरी भाषा समझ सकता है उसको दूसरी भाषा में समझाना है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी परंपराओं को, इन जीवन शैली की से जुड़ी हुई तमाम बातों को हमें नए सिरे से देखने की आवश्यकता है। इनको हमारे जो समाज में जो नेतृत्व देने वाले लोग हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि उनके पीछे के तर्क और वैज्ञानिक आधारों को आज की भाषा में समझाएं, और आज के युवा को वो भाषा अवश्य समझ में आएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें आज की पीढ़ी की गलती है। अगर वो रात को 2:30 बजे खाना खा रहा है और किसी विवशता से नहीं खा रहा है, उसको 2:30 बजे ही भूख लगी, उसे ज़ोमैटो से कुछ चाहिए, तो अगर उसे समझाया जाएगा कि भैया तुम 10 बजे खा लो तो तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये सिर्फ इतनी ही गुजारिश है, तो वो ऐसा करेगा। अगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज में बैठे हुए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी पीढ़ी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आज की पीढ़ी को बताए
कि अगर समाज में ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए तो क्यों। अगर हम उसके क्यों का उत्तर दे सकने में समर्थ हैं तो मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है कि आज का युवा हमारी बात नहीं मानेगा। पर्व त्योहार हमेशा से एक बड़ा हमेशा से परिवार को जोड़ने के एक बहुत बड़े कारक के तौर पे रहे हैं सर। लेकिन पर्व त्योहार वर्षों समय बीतने के साथ, हर बीतते दिन के साथ उसके मायने बदलते चले गए। तो मैं अब कई जगहों पे मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा कि पहले घर में माँ जब पूड़ी तलती थी और सुबह हम उठते थे और जब हमें ध्यान नहीं होता था क्योंकि आज क्या है, तो हमें लगता था अच्छा आज त्यौहार है क्योंकि घर में आज पूड़ी तली जा रही। समय बदला, घर में पिज़्ज़ा आया, तब लोगों को लगने लगा कि अच्छा आज त्यौहार है। लेकिन आपको ये लगता है सर कि वापस पूड़ी के तले जाने का और उसको त्यौहार के रूप में समझने का समय वापस आ रहा है? लोग फिर से वापस घर में पूड़ी और पुआ बनने को त्यौहार से जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग जिस प्रदेश से हैं सर, वहाँ पूड़ी का तलना अपने आप में त्यौहार है, कोई बड़ा दिन है, कोई विशेष है। जबकि पूड़ी तलना आज के समय में आप किसी भी दिन कहिए, कढ़ाई चढ़ जाती है और पूड़ी बन जाती है। ये कितनी छोटी छोटी बातें हमें बड़ा सुख देती थी और आज वही छोटी छोटी बातें लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूड़ी तो कभी भी तली जा सकती है। आप क्या सोचते हैं सर इस पे? मुझे लगता है कि ये बात इसलिए बड़ी थी क्योंकि संसाधन कम थे। अगर आप के संसाधन उस समय अधिक होते तो शायद ऐसी अनुभूति आपको और दिनों में भी होती, क्योंकि और दिन भी पूड़ी तल रही होती। आज प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है और ये अच्छी बात है। इसको लेकर हमें किसी भी तरह के लिए अपॉलोजेटिक होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम और अधिक समृद्ध हो रहे हैं और अगर हम रोज़ त्यौहार मनाने की स्थिति में हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर जीवन उत्सव के रूप में रोज़ लिया जाने लगे और हर पल लिया जाने लगे तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमें सिर्फ कुछ दिनों ही त्यौहार जैसी फीलिंग क्यों हो, हमें रोज़ ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। लेकिन हाँ, क्या त्योहारों का आयोजन परिवार को जोड़ता है? बिल्कुल। त्यौहार कैसे मनाए जाने चाहिए? मुझे तो लगता है उस त्यौहार को बड़ी गंभीरता से मनाना चाहिए, क्योंकि त्यौहार और पर्व का महत्व है, उस महत्व को समझने की आवश्यकता है। और पूरा परिवार अगर उस त्यौहार को उसके पूरे महत्व को जानते हुए मनाएगा तो उस त्यौहार का अर्थ दूसरा होगा। मुझे हर बार ये लगता है, हर वर्ष लगता है कि इस बार की दिवाली और अच्छे से मनानी चाहिए, या इस बार की होली और अच्छे से मनानी चाहिए। पहले तो 5 दिन तक लगातार हम होली मनाते थे, कभी गोबर लेने जाते थे तो गोवर्धन बनाते थे। आज वो नहीं कर पाते। आज उस तरह का इन्वॉल्वमेंट हमारे त्योहारों में नहीं होता। ख़ास तौर से जो लोग व्यस्त हैं, अपने कामों में उलझे हुए हैं, शहरों में रह रहे हैं, उनके त्यौहार उस तरह से अलाइंड हो गए हैं जैसे फिल्मों या सीरियल्स में दिखाए जाते हैं। लेकिन उन परंपराओं से शायद, मुझे नहीं लगता है, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, शायद कहीं कहीं कट गए हैं या उन परंपराओं का वो अंश कहीं पीछे रह गया है जो उसमें शामिल होना चाहिए था। तो अगर पूरा परिवार पूरे पर्व त्यौहार के महत्व को समझते हुए, उसके सामाजिक, उसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हुए मनाएगा, क्योंकि हर त्यौहार का आध्यात्मिक महत्व भी है। अगर होली मनाई जाती है तो उसका क्या अर्थ है, दिवाली मनाई जाती है तो उसका क्या अर्थ है, रक्षाबंधन मनाया जाता है तो उसका क्या अर्थ है। इन सारे अर्थों को हमें आज की पीढ़ी को बताना होगा। ये त्यौहार का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहन लेना और फुलझड़ी जला देना और एक अनार जला देना दिवाली नहीं है। वो भी है। मतलब किसी भी चीज़ को छोटा बताना या कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि इस त्यौहार समग्रता में मनाया जाए और त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं। वो ऐसा हो जो आपकी प्राण चेतना में एक अच्छी स्मृति बनकर रह जाए, वो आपके पूरे परिवार की हंसती मुस्कुराती हुई छवि अंकित कर जाए, वो त्यौहार वैसा। तो वो अगर हम मनाना शुरू करें
और आज संसाधनों का उतना अभाव नहीं। और फिर मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, कुछ लोगों के पास अधिक होंगे, कुछ के पास कम होंगे, लेकिन फिर भी जो पिछली पीढ़ी या पहले के लोगों के मुकाबले आज हम अधिक संपन्न, अधिक समृद्ध हैं, और हम उसी तरह से मनाते भी हैं त्यौहार। तो अगर हम और इन्वॉल्वमेंट के साथ या और डीपर इन्वॉल्वमेंट के साथ मनाएंगे तो उन त्योहारों का एक नया अर्थ मिलेगा, और उन त्योहारों का निश्चित रूप से उसके नए आयाम हमें समझ में आने लगे। संसाधन भरपूर हुए सर, बट पलायन ने एक बड़ा कारण हमें दिया कि हम संसाधनों में तो बहुत परिपूर्ण हुए, भरपूर हुए, बट जो परिवार धन था वो एक ऐसा धन था जिन छोटे शहरों और इलाकों से हम आए थे, वहाँ जो हमने अनुभव किया, उन चीज़ों को जब हमने वहाँ छोड़ा तो हम यहाँ उसको फिर वापस पकड़ नहीं पाए। पलायन जब आप देखते हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाना अच्छी बात है, प्रगति अच्छी बात है। आप यहाँ आए, बच्चे भारत से बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, फिर वो वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि वो प्रगति का एक चरण है जो चरणबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ता है। बट पलायन ने हमें दंश भी बहुत दिया, पलायन ने हमें दुख भी बहुत दिया सर। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि एक प्रोसेस है, और बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है। गांव से शहर की ओर जाना और शहर से बड़े शहर की ओर जाना एक प्रवृत्ति है जो आपको खींचेगी। वो जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है या एस्पिरेशन है, वो उसे खींचेगी, जैसा कि आपने खुद कहा। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ हम रोमांटिसाइज भी ना करें कि हर चीज़ जो पुरानी है या गाँव में है वो अच्छी है। गाँव में भी छोटी छोटी बातों पे बहुत विवाद होते हैं, बड़ा संघर्ष होता है। अगर एक छोटे से गांव में एक घर में रह रहे दो भाई आपस में नहीं रह सकते और मारकाट मची हुई है और उनमें विवाद है, उससे तो अच्छा है कि किसी शहर में दो अलग अलग घरों में रहें और कभी कभी जो है आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से मिलें और कम से कम भाई भाई का रिश्ता बना रहे। तो पलायन दंश भी देता है। दंश तो ये है क्योंकि आप अपनी जड़ों से किसी न किसी रूप में आप उससे अलग हो रहे हैं। तो जड़ों से अलग होना तो कष्ट देता है, कष्ट भी देता है और आपके व्यक्तित्व में अपूर्णता या रिक्तता भी लाता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम जड़ों से जुड़े रहें। अगर हम शहर में आ भी गए हैं या बड़े शहर में आ भी गए हैं तो भी हमारी जड़ें कहीं ना कहीं तो हैं। अगर हम उन जड़ों से संपर्क बनाए रखें या हम बीच बीच में उन बातों को याद करते रहें या उन रिश्तों को बनाए रखें या सिर्फ अपने बच्चों को ही बताएं कि हमारा भी एक गांव है। ठीक है, हम आज वहाँ अक्सर नहीं जा पाते, लेकिन ऐसा है और हम तुम्हें वहाँ ले चलेंगे अवश्य। तुम भी ये जानो कि हम लोग, हमारा परिवार यहाँ से उठा है, और उनको कभी ले जाकर उससे परिचित करवा दें तो वो भी बहुत है। क्योंकि ये आज के बच्चों से ये अपेक्षा करना कि वो लोग गाँव में जाएंगे और गाँव के रस रंग में डूब जाएंगे, तो ये भी अनुचित है। उनकी भी अभिलाषाएं हैं, आकांक्षाएं हैं और जीवन जीने के नए तरीके हैं। उसमें अगर उसको किस तरह से इंटीग्रेट करना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। और मुझे लगता है कि माइग्रेशन के दोनों पहलू हैं, अच्छे बुरे, और उन दोनों अच्छे पहलू को भी समझें, बुरे पहलू को भी समझें, और कहीं ना कहीं फिर हम सेतु का काम करें तो बड़ा अच्छा। क्योंकि कहीं भी रहें, अगर जीवन को अच्छे ढंग से जी रहे हैं तो बहुत अच्छा। अगर उस जीवन में जटिलता है तो गांव में रहें या शहर में रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ग्रामीण जीवन प्राकृतिक रूप से कम जटिल होगा, क्योंकि वहाँ पर उस तरह की जटिलता कम होगी, वो लेयर्स कम होंगी जो आपको नगरीय जीवन में मिलेंगी। लेकिन फिर भी आज एक्सपोजर इस लेवल का है, इट डजेंट रियली मैटर वेयर यू आर स्टेइंग, बिकॉज आप हर वो चीज़ देख रहे हैं जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति को उसके बारे में पता है, और अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में बैठा हुआ व्यक्ति भी वही चीज़ देख रहा है। एक्सपोजर ऑलमोस्ट सेम हो गया है, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ अ लेवलर। उसने आपको उन सारी चीज़ों से परिचित करा दिया है जो पहले किसी ज़माने में एक सामान्य जनमानस को उपलब्ध नहीं थी।
तो एक्सपोजर के चलते एस्पिरेशंस का बढ़ना स्वाभाविक है, एस्पिरेशंस के बढ़ने से माइग्रेशन स्वाभाविक है, और माइग्रेशन से उत्पन्न जो भी अच्छे बुरे आउटकम्स हैं उन दोनों के साथ हमको एक बैलेंस तरीके से डील करना है। मेरा तो यही विचार है, और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई और अप्रोच लिया जा सकता है। आपकी बात जहाँ से शुरू हुई सर, वो बात वहीं पर आके, और इसीलिए मैं कहता हूँ जब आपसे बात होती है तो देखिए, बात हमने ब्रिज और सेतु से शुरू की थी और फिर आप वहीं सेतु पे आके रुक गए कि सबसे बड़ा एक अहम जो रोल है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो सेतु की है। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि जो आपको सुनने और देखने वाले हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं और अब उनकी संख्या बढ़ रही है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो ये हम सब का सौभाग्य होगा कि हम आपसे लगातार आगे भी जुड़ते रहें, आपके पास आते रहें, बात करते रहें, और आपकी बात मैं एक ज़रिया हूँ और एक माध्यम के तौर पे ये बात मैं उन लोगों तक पहुँचाता रहूँ जो आप सबको सुनना चाहते हैं। बहुत 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 धन्यवाद अमित जी, बहुत अच्छी बात हुई, और मुझे लगता है कि बातों का जो क्रम है वो ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर किसी रूप में या किसी अंश में इन बातों से किसी का भला हो, समाज बेहतर हो, तो मुझे लगता है कि इन शब्दों की सार्थकता होगी। और मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं या जिन जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, जिन वाक्यों का यहाँ पर उद्धरण कर रहे हैं, वो अगर समाज को बेहतर बनाने में किसी भी रूप में सहायक हों, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की बातचीत सार्थक होगी। और हम लोगों का यहाँ होना और इस तरह से बातचीत करना किसी रूप में एक सकारात्मक योगदान के रूप में अगर जा सके तो बहुत अच्छा। बस इतनी ही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और देखिए, मैं आखिर में इस एपिसोड को ख़त्म कुछ इन्हीं शब्दों के साथ करना चाहता हूँ। मुझे सर की तो वैसे बहुत सारी चीज़ें याद आती रहती हैं जब मैं एपिसोड्स रिकॉर्ड करता हूँ, बट शब्द को शब्द बनने दीजिए, वाक्य को वाक्य बनने दीजिए, उसकी सार्थकता को समय दीजिए कि वो सार्थक हो सके। आपकी बात समझने से पहले उसके जिस सफल प्रयोजन से आपने उसको तैयार करना शुरू किया है, उस संवाद को सही तरीके से उस व्यक्ति तक वो पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा संयम रखिए, क्योंकि संयम ही सेतु बनाता है। संयम ही आपको एक सेतु के तौर पे समाज में एस्टैब्लिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।